राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वज़ीर आज़म के आप कोऑर्डिनेटर हैं, इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली राना आतिफ साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं राना एहसान अफजल साहब से करना चाहूँगी। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि राना आतिफ साहब ने कुछ हफ्ते कबल ये हमारे प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र किया था कि हुकूमत जो है वो 300 से प्राइसेस को, पेट्रोल की कीमतों को कम नहीं कर सकती, क्योंकि 1800 अरब रुपए तक की जो लेवी है हुकूमत ने इकट्ठे करनी है। सो आपने ये साबित कर दिया, और खाम तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बावजूद 13 रुपए बढ़ा के क्या जवाब है इस वक्त हुकूमत के पास? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो हुकूमत का हदफ है वो बिल्कुल 1.7 ट्रिलियन का है लेवी इकट्ठी करने का, और इस वक्त करंटली 80 रुपये गालबन डीज़ल पे लेवी इकट्ठी की जा रही है, और कुछ कस्टम ड्यूटीज़ हैं, तो ये तकरीबन 100 रुपये तक, और इसी तरह पेट्रोल पे 75 रुपये लेवी है, फिर 5 रुपये जो है वो उस पर कार्बन लेवी है, और फिर इसी तरह कस्टम ड्यूटी है। तो इसके अलावा जो इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट है, अगर वो ऊपर जाती है तो उसको वही फार्मूला आपका जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स का होता है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको ऊपर ले जाया जाता है, और अगर नीचे जाता है तो वो नीचे ले जाया जाता है। लेकिन जिस दिन आपने 13 रुपए बढ़ाए हैं उस दिन प्राइसेस नीचे आई नहीं। देखें, आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देख रहे हैं, जो प्राइसेस जो यूटिलाइज की जाती हैं प्राइस डिटरमिन करने के लिए, वो रिफाइंड पेट्रोलियम और रिफाइंड डीजल की प्राइसेस होती हैं, जिसकी एवरेज और फिर आपका एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म वो वही मैकेनिज्म है जो एग्जिस्ट करता है, और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड में बताना चाहता हूँ कि अगर आप लेवी के इम्पैक्ट को, लेवी बढ़ा है उसको मैं एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन अगर उस इम्पैक्ट को आप साइड पे रखते हैं तो जो फार्मूला प्राइसेस कम करने का है या बढ़ाने का है वो वही है, सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हफ्तावार उसको लागू किया जाता है, और ये कैटेगोरिकली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इसका अनाउंस, अब ये बात कि ये 300 से नीचे जाएगा नहीं जाएगा, ऑब्वियसली अगर पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो आलमी मंडी में नीचे जाती हैं। देखिए, एक और फैक्टर अभी आपने ये बात एडमिट कर ली कि अभी जो इंक्रीज किया है तो ये लेवी ही की मद में ये आपके हुकूमत के पास जाएगा? नहीं, अभी लेवी को नहीं इंक्रीज किया, लेवी को कुछ अर्सा पहले इंक्रीज कर दिया गया था और उसी लेवल पे है। मैंने आपको लेवी का लेवल भी बता दिया, 80 रुपए और 75 रुपए जो है, से ऊपर आप 105 टू बी एक्यूरेट, तो वो उतना हम कैलकुलेट, बाकी वही फार्मूला है जो इस्तेमाल होता है। इसमें जो मैं आपको बता रहा था, एक और फैक्टर है, जब आप क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देखते हैं, जो चीज़ नहीं नज़र आ रही होती है उस प्राइस के अंदर, वो आपकी जो वॉर का प्रीमियम आज भी चार्ज हो रहा है, जो वॉलेटिलिटी है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़े हैं वो भी नहीं नज़र आता, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट आया वो भी नहीं नज़र आता क्रूड ऑयल में, तो वो भी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई, वो प्री वॉर लेवल पे नहीं गई, तो वो भी इम्पैक्ट है जो हमें क्रूड ऑयल की प्राइस नहीं बताती, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल की प्राइसिंग है उसमें वो रिफ्लेक्ट होता है। राइट। राना आतिफ साहब, आपकी एक प्रोफेसी तो चले आप देख रहे हैं कि वो सच साबित हुई। आपने कहा था 300 से नीचे जो है वो नहीं ये प्राइसेस को लेके जा सकते, लेकिन कम से कम ये जो 13 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, राना साहब ऑपोजिशन किधर है? क्यों नहीं बाहर निकल सक रहे हैं एहतजाज के लिए? हुकूमत जो है अगर मुसलसल बढ़ाती रहेगी इसी कॉन्फ्लिक्ट की तनाजुर में, तो क्या ऑपोजिशन जो है वो घरों में बैठी रहेगी? आप मशवरा तो अच्छा देना, आप क्यों चाहती हैं बाहर निकल आए? मैं क्यों नहीं, ऑपोजिशन का काम किया है इस मुल्क में, सड़कें बंद करना। जी राना आतिफ साहब, जिस दिन हम बाहर निकल आए उस दिन ये बाहर हो जाएंगे। अच्छा, बात तो ठीक है आपकी। दूसरी बात वो दिन नहीं आने लगा। वो कह रही वो दिन नहीं आने लगा। राना एहसान अफजल साहब अभी महंगाई के फजाइल के ऊपर बड़ा इन्होंने पुरअसर खिताब किया है, मैं इनको दाद देता हूँ। राना आतिफ साहब एटलीस्ट वो एडमिट कर रहे हैं, राना एहसान साहब, के 300 से नीचे भी नहीं लेके जा सकते कंसिडरिंग दी ऑयल प्राइसेस ऑन इंटरनेशनल लेवल, और मान भी रहे कि 100 रुपए से ज्यादा जो है वो लेवी और टैक्सेस वसूल तो कर रहे हैं। देखिए, जब आपने काम कोई ना करना हो तो आपके पास बहाने हजार होते हैं, और नून लीग तो इस चीज में डबल PhD है बहाने मारने के ऊपर। उसकी वजह है, देखिए अब बड़ी सिंपलिस्टिक इसकी वजह है। देखिए, हुकूमत जो है वो जिन लोगों से टैक्स इकट्ठा करना चाहिए था, ये पिछले 4 साल में डिस्पाइट द फैक्ट इन्होंने टैक्स तकरीबन 4 सालों में 250% बढ़ा दिया, जो टोटल टैक्स नॉन टैक्स कलेक्शन है। आप लेवी में अगर आप आ जाएं तो 2022 के अंदर जो था, हमने इसका तखमीना 120 से 150 अरब रुपया रखा था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, जो कि इस साल जो अभी जो भी साल शुरू हो गया 1 जुलाई से, जो अगले साल 30 जून को खत्म होगा, इन्होंने तकरीबन 1.7 ट्रिलियन इकट्ठे करने हैं।
अच्छा, देखिए हुकूमत ने एक लेवी को एक पूरा एक एवेन्यू बना लिया है। ये 2010 के अंदर जीएसटी को रिप्लेस करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लगाई गई थी। हम्म, अगर आप उसको रिप्लेस करते, अगर आप 18% अगर आप रखें उसको, आप नाम आपने बदल दिया, अगर आप वो करते, क्योंकि जो सेल्स टैक्स है वो तो डिविजिबल पूल में चला जाता है, ये लेवी है डिविजिबल पूल में नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप को चलाने के लिए लोगों की जेबों से जेब कुतरने का नया तरीका एक अपना लिया है, क्योंकि हम्म, इसके ऊपर कोई कैप ही नहीं है। इसको इस टाइम आप जो पीडीएल है तकरीबन तकरीबन वो इस टाइम 28% से ऊपर है। अब आप इमेजिन करें कि आपके मुल्क के अंदर 60 से 65% जो आपका पेट्रोल का यूज है वो आपका आम मोटरसाइकिल वाला वो पेट्रोल यूज कर रहा है। तो जो पहले बेचारा बिजली के बिलों के ऊपर भी कुछ 30% टैक्स दे रहा है, तनख्वाह के ऊपर भी बेचारा वो टैक्स दे रहा है, उसके बाद जब उसका कोई चार पेट्रोल डलवाने जाता है तो उसके ऊपर भी आप उससे 30% टैक्स ले लेते हैं, बजाय इसके कि उन लोगों से जिन्हों से आपने टैक्स इकट्ठा करना था। आपने ठीक। दो तबकों को तो आपने बिल्कुल ही आपने पकड़ के उनको उनको आप तबाह कर दिया। आपने एक आपने सैलरीड क्लास को 660 अरब रुपए आपने सैलरीड क्लास से टैक्स ले लिया। ताजरों से जिनसे आपने टैक्स लेना था, जिनको आपने टैक्स नेट लेके में आना था, ताजर दो स्कीम इन्होंने निकाली, वो एस्टिमेट इन्होंने पता नहीं कितने अरब रुपए रखा, उससे मैं कुछ मिलियन रुपए ये इकट्ठे कर सके। देखें, ठीक। एफबीआर हैज टोटली फेल्ड, नॉट एफबीआर। ये जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे डिजास्टर्स गवर्नमेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कोई इकोनॉमिक मुझे आप बताएं, ये मुझे कोई एक इकोनॉमिक इंडिकेटर मुझे आप बता दें सवाए इनके जो मफरूजों के माय बेस्ट फ्रेंड बट के जो लेट मी मजमून आस्क है राना हमने। एहसान साहब, अब आप कह रहे हैं ना कौन सा राना साहब, कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कि इस वक्त हमें मुस्बत आवाम की इस वक्त भलाई जो है जिसमें नजर आ रही हो? इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 50 ईयर्स की कम तरीन सतह पर आपके खुद कैसर अहमद शेख साहब ये कह रहे हैं कि जो आज से 10 साल पहले एक्सपोर्ट्स की जो कंडीशन थी वो आज भी उसमें एक जरा इंक्रीज नहीं नजर आता है। मैं 19 सिर्फ एक बात मल्टीनेशनल ऐड करना कंपनीज हैव चाहूंगा लेफ्ट पाकिस्तान इन द लास्ट 2 ईयर्स। टू राना साहब, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखें, एक्सपोर्ट आपने बात अच्छी बात की। ये जब हम छोड़ के गए थे रफली $32 बिलियन थी। इस साल हमने $30 बिलियन से के आसपास ही $30 बिलियन पे हमने खत्म किया। और हुकूमत का पिछले साल जो टारगेट रखा हुआ था, एक तो ये टारगेट भी पता नहीं, ये हुकूमत चलो मैं परफॉर्मेंस तो बहुत ईजी बात पूछ है, लेने इनको तो दें। टारगेट सेट करना भी नहीं आता। राइट, मुझे इनको पूछ तो लेने दें टारगेट क्योंकि सेट कैसर करना अहमद नहीं शेख आता। साहब का मैं हवाला दे रही हूँ तो हुकूमत के अंदर से ये आवाज आ रही है, नून लीग में से ये आवाज आ रही है। सर 75, ये भी सुन लीजिए, 75 सालों में जितना कर्जा लिया था पूरे पाकिस्तान ने 4 सालों में अब उससे अगर ज्यादा कर्जा हो यार गया। कोई जरा थोड़ा सा आपको इस राना एहसान साहब की कावा गुफ्तगू पी सुनिए। लें, कोई जरा पानी पी लें, 2 मिनट मुझे मौका दे दें, उसके बाद आप फिर अपना बिल्कुल भाषण झाड़िएगा। देखिए बात यह है, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स इम्प्रूव हुई हैं, आपका जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के वो इम्प्रूव हुए हैं, आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं। हमने पिछले 2-2.5 सालों में बिजली के रेट को जो 16 सेंट पे था हम उसको इंडस्ट्री के लिए 11 सेंट पे लेके आए हैं। आपके ओवरऑल एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी आई है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वो पाकिस्तान के रिफॉर्म एजेंडास की तारीफ़ कर रहा है। हमने PIA को प्राइवेटाइज़ किया है, बट दिस इज़ नॉट इनफ। ये अगर आप ये कहें कि क्या ये बहुत कुछ है, नहीं, हमें पाकिस्तान को ग्रोथ चाहिए। पाकिस्तान को कितनी ग्रोथ चाहिए? कम से कम 6-7% की ग्रोथ चाहिए। क्या हम वो आज अचीव कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सर उसमें कितना अरसा लगेगा? देखिए मैं आपको उसकी अगर लेट मी एक्सप्लेन ताकि लोगों के लिए समझने में आसानी हो। देखें, हमने पिछले साल 3.2 से हम ग्रो किया, हमने इस साल हमने 3.7 GDP ग्रोथ की, और सिर्फ $0.5% ग्रोथ से आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो $8 बिलियन से बढ़ गया। तो आप यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का इम्बैलेंस है, वो आपको इजाज़त आज नहीं देता आज कि आप 6% पे ग्रो करें। क्योंकि अगर आप 6% पे ग्रो करेंगे, जिस तरह PTI के आखिरी साल में 6% का ग्रोथ रेट था, तो $18 बिलियन का इनका खसारा भी था, जिसकी वजह से आप मुंह के बल गिरे। तो आज भी वो स्ट्रक्चरल जो हैं वो चीज़ें बेहतर हैं कि 3.7% ग्रोथ पे आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट नहीं है, थैंक्स टू द रेमिटेंसेस। ओवरऑल अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करें, गुड्स और सर्विसेज की, तो वो तकरीबन $40 बिलियन के ऊपर उन्होंने टच किया है। अगर हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट भी $10 बिलियन की है, 10-10.5 बिलियन की। लेकिन देखें, ये इसको चेंज करने के लिए हमें बिजली सस्ती करनी है, जो हम कर रहे हैं, हमने की है। हमें टैक्स रेट्स में कमी लानी है। एक्सपोर्टर्स के लिए इस बजट में हम टैक्स रेट्स में कमी लेके आए हैं। हम सैलरीड क्लास के लिए टैक्स रेट्स में कमी लेके आए हैं। तो ये डायरेक्शन सेट हो गई है
कि जो एक पीक पे आप एक टैक्स रेट बढ़ाई जा रहे थे, अब उसका रिवर्सल शुरू हो गया। साहब ये भी क्लियर आवाम को बता दीजिए लगे हाथों कि आवाम ने कितना और मजीद लेवी की मद में वो देने के लिए तैयार हो, क्योंकि मुसलसल ही इज राइट राना आतिफ साहब व्हेन ही सेज के लेवी जो है वो एक आपके लिए एक इजी एवेन्यू है, क्योंकि मुसलसल वो टारगेट पूरी करने के लिए एंड मिनिस्टर्स हैव एक्चुअली एडमिटेड कि ये एफबीआर की जो नाकामियां है उसका खमियाजा आवाम भुगत रही है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है अलीना कि जब आपका टैक्स टू जीडीपी जो पीटीआई के दौर में 8% के करीब था, जब आपका इतना लो बॉटम अप, और ये हमारे दौर में जब पीएमएलएन का दौर था ये 10.5 था जिसको ये इन्होंने डिप कराया टैक्स टू जीडीपी को इन्होंने, अब वो 10 क्रॉस कर चुका है। तो जिन मुल्कों में आपकी टैक्स टू जीडीपी लो है, जिन मुल्कों में आपकी डायरेक्ट टैक्सेशन लो है, हमने डायरेक्ट टैक्सेशन में काफ़ी इजाफा किया है, तो वहाँ बदकिस्मती से आपको यही टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और आप ठीक कह रही हैं, ये इजी है कि आप यहाँ से लेवी लगा के और आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए आप अपने रेवेन्यूज़ को पूरा करते हैं। तो गोल क्या है? देखें, गोल हमारा अभी वी आर एट द मिड ऑफ आवर गवर्नमेंट, हमारा टारगेट है कि हम 13.5% टैक्स टू जीडीपी को लेके जाएंगे। उन 2.5 सालों में अगर हम ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन और लेवीज के अंदर आप कमी कर सकेंगे फिर। राइट राना आतिफ साहब, मैं क्विकली चाहूंगी, चूंकि मुझे अलीमा खान साहिबा की भी जो कल की रैली थी उस पर बड़े सवालात रेज हो रहे हैं, और साथ साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने जो अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने ज़राए इस्तेमाल करें, राना सनाउल्लाह साहब से को इंगेज करें, वो मोहसिन नकवी साहब को अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इंगेज करें और उनसे फिर मोहलत लें कि जो अदालती फैसले हैं इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस का जो मामला है और अलीमा खान साहिबा के जो 26 नवंबर 2024 के उस एहतजाज का मामला है, इसमें वो थोड़ा टाइम बाय करें। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इस वक्त पूरी कंप्लीटली ऑन बोर्ड है और मोहलत चाहती है हुकूमत से कि वो अदालती फैसलों में थोड़ी सी ताखीर करे? मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। पहले मैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड कि अभी राना साहब कह रहे थे कि देखें वी आर मिडवे थ्रू आवर टेन्योर, लेकिन ये इनका 5वां साल है क्योंकि ये 2022 से ही, और ये वैसे वाहिद हुकूमत है जो वोटों से नहीं है। ये भी इन्होंने वैसे रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान कुछ चीज़ों में तो बहुत आगे चला गया है, पूरी दुनिया बेवकूफ़ है, वोटों से हुकूमत बनाती है। ये यहाँ वैसे ही एक नई हमारे यहाँ इनोवेशन हुई है बगैर वोटों की हुकूमत। तो देखें, एक अभी ये बात कर रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ हमारा स्ट्रक्चरल इशू है। आई एग्री, स्ट्रक्चरल इशू है। आप यहाँ पे कोई एनालिस्ट नहीं बैठे हुए, आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो हुकूमत जिसकी 5वीं बारी है, राना अफजल साहब आपकी ये 5वीं बारी है वफाक के अंदर, और जब भी आप आते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे से नीचे जाती है। मैं आज आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में सन 2000 के अंदर पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ जो एक्सपोर्ट पैरिटी थी वो 4 टाइम्स थी कि इंडिया की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से 4 गुना सिर्फ ज्यादा थी। आज इंडिया की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से तकरीबन 24 गुना ज्यादा है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से आज से 25 साल पहले पाकिस्तान से आधी एक्सपोर्ट थी, आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से डबल ज्यादा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इन जमातों के पास देखें, जब आप मैंडेट लेके नहीं आते, फ्रैंकली स्पीकिंग, देखें अब दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर हुकूमतों का जो क्राइटेरिया, जो पहली कंडीशन है वो ये है कि वो अवाम के वोटों से आनी चाहिए। ये तो नहीं तो हम सारे यहाँ पे प्रोफेसर बैठा दें, सारे टेक्नोक्रेट बैठा दें कि मुल्क ऐसे नहीं चलते। मुल्क चलते हैं किसी नहीं सुनो मेरी बात। सूबा तो चला लें यार, आप वहाँ जो है वामों के वोटों से आए, आप केपीके का सूबा तो चला लें, वो तो चल रहा है। मेरी बात सुने, ऑपोजिशन और हुकूमत जो है वो दोनों अलाइंड है। बिल्स की जहाँ पर बात आती है, राना साहब की पार्टी जो है नहीं, वो तो चले, हुकूमत तो इनकी है, एक दूसरे के साथ टकरे मारी जाते हैं इल्जामात। प्लीज मुझे पता है राना आतिफ साहब, मुझे मैं आपसे वो दूसरा जो मैंने सवाल किया था, मैं उस पर भी आपका जरूर कमेंट की मुंतजर हूँ। नहीं, मैं जरूर जवाब दूंगा। मैं तो नहीं ये कहूंगा कि जैसे इन्होंने तो आप जवाब दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मोहलत मांग रही है अदालती केसेस में सर? नहीं, देखिए मेरे ऑनेस्टली ये मैंने आपसे बात सुनी है, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। ये आप जो बात कह रही हैं, देखिए मैं आपको एक बड़ी बात कह देता हूँ। इमरान खान को किसी से ना एनआरओ चाहिए, ना इमरान खान ने एनआरओ मांगा है। इमरान खान के ऊपर 350 एफआईआर, 350 एफआईआर। आपने कभी सुना है तारीख के अंदर किसी के ऊपर 350 एफआईआर हो? यहाँ पे तो लोगों पे एक पर्चा होता था और वो सीधे लंदन जाके रुकते थे।
इमरान खान ने तो ये काम नहीं किया। ये एनआरओ लेने वाली जमातें, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करने वाले मैं तो आपको ये बड़ी बात कह रहा हूँ कि देखें जो भी है, इमरान खान ने सारे केसेस का सामना पाकिस्तान के अंदर बैठ के जेल के अंदर जो 7 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है, ठीक, उसकी जमात ने, इमरान खान की जमात ने, तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी का इलेक्शन सिंबल के बगैर लड़के जीत दिया। और ये नून लीग ने इलेक्शन के अंदर एक और हमने एक रिकॉर्ड कायम किया कि बगैर इलेक्शन सिंबल पूरा इलेक्शन हमने 2/3 से जीत लिया। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, इन्होंने बगैर वोटों की हुकूमत बना ली और वो भी 17 सीटों से। राइट, राना एहसान साहब को मैं चाहूंगी कि वो रिस्पॉन्ड करें। राना साहब, इस उनकी कमेंट पे भी आप जरा रिस्पॉन्ड करें। और दूसरा ये कि हुकूमत बैरिस्टर गौर साहब की कहने पर इमरान खान साहब के केसेस में ताखीर, अदालती जो उनके केसेस चल रहे हैं उसमें उन फैसलों में ताखीर करवाने के लिए तैयार। देखें, जो राना साहब की बातें हैं वो उसमें जुगते ज़्यादा हैं। इनका मौक़िफ़ है कि जो वोटों से पहला क्राइटेरिया कि वोटों वाली हुकूमत हो तो फिर डिलीवरी करती है। तो फिर इनकी केपीकी की हुकूमत हम मान लेते हैं कि वो वोटों वाली हुकूमत नहीं है, क्योंकि अगर वोटों वाली होती वहाँ किसी चीज़ में तो डिलीवरी होती, हेल्थ में होती, एजुकेशन में होती, लॉ एंड ऑर्डर में होती, सेफ सिटी में होती, कोई गली नाली के कामों में होती। वहाँ तो तबाही लगी हुई है और वो इनके जो सीएम है उनको फुर्सत ही नहीं है सिवाय जो है वो अडयाला और वो जो है आगे पीछे हवाई बातें करने के। कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो वो आपके सामने, तो वहाँ कोई मेरे ख्याल से 13 साल से इनकी हुकूमत है और वहाँ तो मुझे कोई दूध और शहद की नहरें बहती नहीं नज़र आ रही। वहाँ तो मुझे उल्ट जो है वो तबाही नज़र आ रही है कि उसका कबाड़ा इन्होंने कर दिया है पूरे सूबे का। बहरहाल देखें, जो अदालती फैसलों का जो सवाल है उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि जब वो हमारे पास ऐसा कोई मैसेज आएगा तो उस पर लॉ मिनिस्ट्री ज़रूर रिस्पॉन्ड कर सकती है कि ये इनकी क्या डिमांड्स हैं या ये क्या रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत के साथ अगर वो इंगेज करते हैं तो हम ज़रूर उनके साथ इंगेज करेंगे। तो इंगेजमेंट का मतलब ये भी होगा कि अदालती फैसलों में ताखीर भी आप करवा सकते हैं? नहीं, ये तो यानी कि फिर इनका एक तरफ से जो स्टांस है कि अदालती जो पूरे मामलात है उसमें रुकावट भी हुकूमत क्रिएट करती है, बट वो फैसलों में ताखीर भी करवा सकती है। ये तो इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, बिकॉज वो क्या डिमांड लेके आए हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अब उसको वो जब ऐसी कोई चीज़ आएगी उस पर अगर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ रिस्पॉन्ड करती है तो फिर मैं उस पर कोई चीज़ कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर दे हैव अप्रोच्ड अस अकॉर्डिंग टू यू विद व्हाट, आई डोंट नो वो। लेकिन जब आएगी बात तो फिर हम जरूर इसके ऊपर वी कैन डिस्कस के हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अदालती फैसलों में तो हम जो है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, अदालतें आज़ाद हैं। और साहब, अलीमा खान साहिबा की रैलीज कंडक्ट करना, इस पे आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है? देखिए, रैलीज कंडक्ट करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से इजाज़त लेनी होती है और उसके अंदर फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वो तहरीक तावुज़ आईन पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया। एग्जैक्टली, उसके लिए आपको जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए है, मुल्क में दहशतगर्दी है वो फैक्टर है, फिर पार्टीज का जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ का हिस्ट्री है वो फैक्टर है। तो इन सारे फैक्टर्स को जब आप मैट्रिक्स में डालेंगे तो उसका फिर जो नतीजा मिलेगा वो यस या नो, वो फिर उसके बाद फिर कोई फैसला करेंगे। राना आतिफ साहब, गुज़िश्ता चंद दिनों में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को लेके वो जो कंट्रोवर्शियल बिल्स का मामला हो या गुज़िश्ता रोज़ के अलीमा खान साहिबा की जो रैली है जिसके हवाले से आपकी पार्टी के अंदर से खुद मौरूसियत पर जो है वो अब बात सामने आ जाती है। अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट कर दिया और फिर उनको अभी तक कुछ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ, चाहे वो आखिरी भी इस मुल्क में जो है वो शख्स हो, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ ही खड़े रहेंगे। ये बताइएगा कि दोनों फ्रंट्स पे सर, मौरूसी सियासत और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, वीआईपी कल्चर, इसको लेके इमरान खान साहब के जो सियासी नज़रिया है, सियासी जिद्दोजहद है, उसको कितना डेंट पहुंचा है? जी, अभी ये राना एहसान साहब एक बात कह रहे थे कि वो एहतजाज की बात कर रहे थे। देखिए, नून लीग का मसला ये है कि अब ये चाहते हैं कि क्योंकि हम तो खेल से आउट हो चुके हैं, ना वो हमें कोई वोट मिलने हैं, ना हम कोई एहतजाज कर सकते हैं, तो ये चाहते हैं कि अब हर चीज पे पाबंदी लग जाए। और मेरा ख्याल है कि ये, मुझे शक है, ये कोई ऐसी अमेंडमेंट ना ले आए कि ये सिर्फ ये कहें कि सिर्फ एक ही पार्टी का वोट डाल सकते हैं, वो नून लीग है, बाकी आप किसी पार्टी को वोट भी नहीं डाल सकते। वैसे इरादे तो नहीं है आपके? अगर इनकी थ्योरी को मान लिया जाए, इनसे पूछ लेते राना आतिफ साहब, इनसे पूछ लेते, ऐसे कोई इरादे तो नहीं है? देखिए, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं है, अभी इलेक्शन आ ही नहीं रहे, इलेक्शन 2.5 साल बाद है, जब वो आएंगे तो फिर देखेंगे। अभी तो हम तो हुकूमत कर रहे हैं। राना साहब, मैं मेरी बात सुन लें। आपने भी बात की
आपकी थ्योरी के मुताबिक, जो आपकी बड़ी जीनियस थ्योरी है, उसके मुताबिक आपको कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे एंटर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आपकी जमात ने सुप्रीम कोर्ट पे डंडों से हमला किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह वहां से भाग के उसने अपनी जान बचाई थी, और वो बेचारा सारी जिंदगी जब तक वो फौत नहीं हो गए, वो कहते रहे कि इन्होंने कैसे वहां पे हमला किया था। तो इस थ्योरी के मुताबिक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आने नहीं देना चाहिए। बट राना आतिफ साहब, टाइम नेवर रिमेन्स द सेम। 2018 में दे वर ऑन द रिसीविंग एंड, आज आपकी पार्टी इज ऑन द रिसीविंग एंड। ये 27 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 1999 की। वो तो यार आज के बच्चों को याद भी नहीं है, ना पता है। आप इतनी पुरानी घिसी पिटी बात कर रहे हैं, वो भूल चुके हैं। जी राना आतिफ साहब, यार उसके बाद जंगें लगी हैं, उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हुआ है यार। आप 1960 की बात कर रहे हैं, 1999 की। यार कम ऑन यार, आज 1926 है, लेकिन 2026 है। 1999 के तरक्याती मंसूबों के भी तो हमें हवाले दिए जाते रहते हैं। आपकी पार्टी आज भी वो चल रहे हैं ना जी। वो तो हमने उस वक्त भी कंडेम किया था। प्राइम मिनिस्टर क्या चीज याद रखना है, क्या चीज नहीं याद रखना है, उसमें भी पिक एंड चूज है। राना आतिफ साहब, आप 27 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जी राना आतिफ साहब। अच्छा जी, अब मैं देखिए, राणा साहब की जॉब बड़ी टफ है, बिकॉज इनको पार्टी टिकट नहीं दे रही, और वो मसला ये सारा गुस्सा टॉक शो में आके निकालते हैं। वो गुस्सा ही तो नहीं निकाल रहे। अच्छा, दूसरा ये है कि देखें, एक है कि एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू हैव एन ओपिनियन, ठीक है। ये हमारी अगर अली मोहम्मद ने ये जो बात है, अगर ये नूनी में होते की होती, उसकी एमएलएशिप से भी इस्तीफा ले चुका होना था, उसका सियासी कैरियर भी इन्होंने खत्म कर देना था। क्योंकि आपने यहाँ पे एक बंदे को डिफेंड नहीं करना, आपने पूरे खानदान को बेचारों ने डिफेंड करना होता है। कुछ 6 जगह से तो इन्होंने एनओसी लेना होता है टिकट लेने के लिए। तो ये इनकी तो बेचारी बड़ा मुश्किल काम है। बट सर राना आतिफ साहब, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे तो पूरी आपकी क़यादत जो है वो खामोश रही इस पूरे बिल के हवाले से। 100% खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल के अंदर मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा ही गलत ट्रेंड पड़ चुका है। ठीक, कि आपको पता होगा कि ये देखें, मैं आपको सर गलत ट्रेंड था, और आप नून लीग, पीपल्स पार्टी, उन सब के साथ अलाइंड हो गए, क्योंकि आज वही आपको ताने दे रहे हैं कि आप वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे। ब्लू पासपोर्ट्स की रेस में जो है वो सभी दौड़ पड़े हैं। बिल्कुल गलत चीज है, 100% गलत चीज है। कम से कम मैं 11 अरब की जहाज की तरह इसको डिफेंड नहीं करूंगा। बिल्कुल गलत चीज है, मैं उससे भी आगे जाता हूँ। मेरे ख्याल के अंदर जी सिर्फ फॉर योर टेन्योर आपके पास अगर पासपोर्ट, अगर देखिए हिंदुस्तान के अंदर क्या है, हिंदुस्तान के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, लेकिन वो सिर्फ उनकी टेन्योर के लिए होता है। तो पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। देखें, अगर आपकी ये जो पासपोर्ट है, ये आपकी जॉब से रिलेटेड है, आपकी जो इंटाइटलमेंट है, जब आप एमएनए रहेंगे नहीं तो उसके बाद आपके पास होना ही नहीं चाहिए। सर अब तो बाकायदा सेनेट की बॉडी ने राना एहसान साहब सपोर्ट भी किया है कि जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं उनके बच्चों को भी, 28 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और ब्लू पासपोर्ट के लिए। देखिए, मैं तो ये जो राना आतिफ साहब ने नहीं जो ये राना आतिफ साहब ने बात की है, मैं एक टॉक शो पे आई वाज सेइंग द सेम थिंग कि आप जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके जैसे मुल्क हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और दीगर ममालिक हैं, उधर जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, हमें भी उसकी मुताबिकत के साथ जो है वो अलाइन करना चाहिए, और कोई ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें। अगर जो इंटरनेशनली किया जा रहा है उसको देख के आप अपने मुताबिक जो है एक चीज़ को कर लें। ये जो एक्स्ट्रा पर्क्स और प्रिविलेजेस फैमिलीज़ के लिए, आपकी स्पाउस के लिए, ये ऑब्वियसली फिर ये एक नफ़रत जनरेट करते हैं अवाम के अंदर कि ये जो हैं इक़्तिदार में बैठे लोग, तो इनको ये देखें, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन इसको ज़रूर मैं समझता हूँ कि आपको इंटरनेशनली बेंचमार्क करके आपको पॉलिसी बनानी चाहिए, और कम से कम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी कोई कमेटी होनी चाहिए, ताकि नथिंग, क्योंकि एक अगर सूबा कोई काम एक्स्ट्रा कर लेता है या अगर सेनेट एक्स्ट्रा काम कर लेती है तो उस रेस में फिर नेशनल असेंबली पड़ जाती है। जब नेशनल असेंबली कर लेती है तो फिर एक सूबा करना चाहता है, फिर बाकी करना चाहते हैं, तो ये वो जो एक्स्ट्रा करता है फिर सारे उसको कैचअप करना चाहते हैं। तो देयर शुड बी अ लिमिट टू थिंग्स, इसको इंटरनेशनली बेंचमार्क करना चाहिए। और इनको और फिर देखिए, सो मैं तो ये मशवरा ही दे सकता हूँ, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील। Probably if you get on the other side, you will become the part of the parliament. But I've said it on television कि ये इन चीजों को हमें इंटरनेशनली एक तर्ज के साथ करना चाहिए ना, पॉलिसी मेकिंग, अवाम, एंड देन आप अवाम से रिलेट भी कर सकें, और जहाँ पर
ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात आती है तो बज़ाहिर तो सारे पार्टीज जो है वो हमें एक पेज पे ही नजर आती है, बिकॉज एवरीबडी सीम्स टू बी वांटिंग दीस पर्क्स एंड देखिए प्रिविलेजेस। एक आपका जो पार्लियामेंट अगर सेनेट एक्स्ट्रा करेगी तो फिर वो पीछे रेस होगी कि हम उसको कैचअप करें, तो ये रेस नहीं होनी चाहिए। Right. रेस आवाम को रिलीफ या आवाम के लिए बेहतरी पहुंचाने के लिए होनी थैंक यू राना साहब चाहिए। हुसैन दिल। राना आतिफ साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में वक्त की कमी है। राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड विद दिस विल गो, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, 3 रोज के अंदर वफाकी आईनी अदालत ने 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले ओवरटर्न किए हैं। एक तो नस्ला टावर की डिमोलिशन का फैसला और दूसरा आज जो फैसला सामने आया है वो मुनाल की जो डिमोलिशन का फैसला दिया गया था साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। और आज जो वफाकी आईनी अदालत हैं उन्होंने ये फैसले को ना सिर्फ कलअदम करार दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्होंने कहा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने अपने रिमार्क्स में, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। केस दायर करना या नज़रसानी करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र ना था। फैसला पढ़ा तो अंदाज़ा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। इसी पर गुफ्तगू होगी और साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कॉलम लिखा है और उस कॉलम में उन्होंने एक सवाल ज़रूर आयद किया है कि आज लॉयर्स मूवमेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं नज़र आती, वाई देयर इज़ नो लॉयर्स मूवमेंट इन पाकिस्तान टुडे। सो इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें हाफिज़ एहसान खोखर साहब, सीनियर माहिर कानून, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस खोखर साहब। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं आबिद जुबैर साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर आप माहिर कानून हैं। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ खोखर साहब, आप चूँकि यहाँ मौजूद हैं, आज ये जो फैसला आया है वफाकी आईनी अदालत की जानिब से और जो ये ओवरटर्न किया गया, और जिस तरह मैंने कहा कि 3 रोज़ में ये 2 फैसले डिमोलिशन के हवाले से, आज के भी इस फैसले के रिवर्स करने की वजह आपको क्या नजर आ रही है? अलीना, मैं इसको थोड़ा सा ना ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाऊंगा, चूंकि फैसला जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आया है तो फिर उसको उन पैरामीटर्स के अंदर जाना चाहिए, फिर हम इस पे आएंगे। आपने 2 फैसलों की बात की है, एक नस्ला टावर वाला है, उसमें हमारे दोस्त जुबैरी साहब भी लॉयर से, और वो किस तरह जाके अदालत को कहते थे कि आपने एग्जेक्टिव ओवरसाइट नहीं करनी, जुडिशल ओवर रीच नहीं करना, चूँकि इनका जो मैटर नस्ला का था वो तो उस केस का हिस्सा ही नहीं था। यानी कि ओरिजिनली केस किसी और चीज़ का था, मलीर का था। फिर उसकी हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो फैसला हुआ, उन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए, और उस दौरान एक नस्ला टार जो जनरल एक ऑर्डर था कि कराची के एनक्रोचमेंट्स जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ फैसला किया, फिर उसको रिव्यू डिसमिस किया, फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी करवाई, और उस एग्जीक्यूशन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत ने एक फ़ैसला दिया। इसका भी इसी तरह आया कि एक मैटर किसी न किसी जगह जो है वो कोर्ट्स में पेंडिंग था, उसको कॉग्निजेंस लिया गया 184(3) के नीचे जाके। जब वो लिया गया उसके बाद एक फ़ैसला आया, उस फैसले के ऊपर रिव्यू को डिसमिस किया गया और फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी करवाई गई। एक 2021-22 का है, दूसरा जो है वो 24-25 का आपको नज़र आएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे ये एलिना कि जहाँ जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या आपकी रिटन लेजिस्लेशन होती है, उसके अंदर ये है कि आपके सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो प्रिंसिपल ये होता ये है कि अदालत का काम तशरीह करना है, अदालत का काम एग्जेक्टिव रोल का इख्तियार नहीं है, अदालत का काम एग्जेक्टिव ओवरसाइट फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर है, लेकिन मॉनिटरिंग जो है वो अदालत का काम नहीं है। अदालत जुडिशल रिस्ट्रेंट करती है, अदालत के पास आप अल्टरनेट रेमेडी के लिए आपका फोरम है, एक्चुअल फोरम्स पे आपको जाना चाहिए, पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे आपको नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि आपको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीडिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, प्रेयर से बाहर नहीं जाना चाहिए, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाना चाहिए। लेकिन 15-20 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से लेके जो है एंड तक वो करती रही। मैं आपको सर्टन एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, फिर उस पर नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल का केस आया, प्योरली एक प्राइवेटाइजेशन का इशू था जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। आज तक हम उस विशियस सर्कल से नहीं निकल रहे। उसके बाद आपके सामने रेकोडिक का आया। रेकोडिक केस के अंदर जो है वो हम लोग दुनिया को 10, 12, 14 अरब डॉलर जो है हम पे डाले आर्बिट्रेशन के अंदर। यूसुफ रजा गिलानी का फैसला आया, फिर हमने समोसा थे उसके ऊपर हमने रेगुलेट करने की कोशिश की, प्राइसिंग के ऊपर गए, पेट्रोलियम पे गए, आर्टिकल 63 पे गए, 62(1)(f) पे गए जो डिस्क्वालिफिकेशन है। फिर हम उसके बाद जो है वो चले गए आपके पास रिजर्व सीट्स के अंदर जो है तो और मिलिट्री को। तो मैं ये समझता ये हूँ कि अदालतों ने जो थी जो आइनी तशरीह से निकल के जो है
कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को जो चेंज किया, या उसके बाद जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट करनी चाहिए थी वो नहीं की, या पॉलिसी मैटर्स जो है उसके अंदर उसका आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से जो है एक आपको वो सिग्नल्स आ रहे हैं कि अदालत ने आज भी जो है बुनियादी तौर पे 5 चीजें, नंबर 1 ये है इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म अदालत का काम नहीं है। नंबर 2, अदालत जो है वो पॉलिसी मैटर्स में नहीं, अदालत का काम गिराना, बनाना या तोड़ना नहीं है। अदालत का काम जुडिशियल रिस्ट्रेंट है और अदालत का काम यह है कि जो उसके सामने मैटर है उसका फैसला करे। तो ये इस तरह के फैसले आपको आइंदा भी नजर इसलिए आएंगे क्योंकि बुनियादी तौर पे ये था कि पहले आपके पास एक ही अदालत थी जिसने वो फैसले किए, उसका एक रिव्यू आया और आप चुप करके बैठ गए। अब ये है कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आएंगी लीना। एक ये है कि फैसले बिल्कुल ठीक हुए हैं, अभी भी ठीक हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आएगा और मेरा ख्याल है कि उस पर बहस भी आएगी कि क्या अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के अंदर किसी केस को डिसमिस कर दिया है तो उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किस तरह उसको इन्वोक कर सकती है। ये वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट अदरवाइज जो है कि अब और उसकी जस्टिफिकेशन वो देंगे कि उन्होंने किस तरह उसको टेकअप किया 27 अमेंडमेंट के बाद जो है। लेकिन असल चीज ये है कि जिन चीजों के ऊपर अदालत ने आइडेंटिफाई किया इन दोनों केसेस के अंदर वो मुनासिब तौज़ी है, मुनासिब इंटरप्रिटेशन है और मुनासिब ऑब्जर्वेशन है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जितने भी लॉयर्स हैं वो इस सारी चीज को सपोर्ट करेंगे। मैं जुबैरी साहब, ये बात क्या दुरुस्त है कि तमाम जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो इस फैसले को दुरुस्त भी समझेगी, लेकिन और जो बुनियादी सवाल उठाया जा रहा है कि नुकसान आखिर कौन भरेगा, फिर ये भी जुबैर साहब जरूर इस पर रोशनी डालिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो माजी के फैसले थे या उन फैसलों से अखज़ जो उसूल थे क्या वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली आपके आखिरी सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि 27वीं तरमीम के बाद, आईनी तरमीम के बाद किसी भी कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पे बाइंडिंग नहीं होते। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो आईनी अदालत में आर्टिकल 189 की अमेंडमेंट हो गई है। नंबर 1। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुनाल का केस है। पहले एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो हर बड़े प्रोग्राम्स हो गए नस्ला टावर के ऊपर, ये जो जजमेंट आई है नस्ला टावर के केस में नहीं आई है, क्योंकि मैं तो वकील था उसमें। नस्ला टावर बेचारे उन लोगों रिहायशियों का 43 फैमिलीज थी जिनके फ्लैट्स थे वहाँ, और वो अलग प्रोसीडिंग्स थी। उसके अंदर फैसला, उसमें हमारा रिव्यू भी डिसमिस कर दिया था कोर्ट ने, और मैं समझता हूँ बहुत ही नाइंसाफी और जालिमाना फैसला था और बड़ी ज्यादती हुई है। और उसमें देखिए, उमन वकील होता है, आदमी कहता है अपने क्लाइंट की मौकिल की बात करता है कि बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आपको हल्फन की बात करता हूँ कि जी उसके अंदर कोई इलीगैलिटी नहीं थी, और उसके बावजूद कोर्ट ने हमारी इस्तदा को मुस्तरद करते हुए उसमें डिमोलिशन का ऑर्डर कर दिया। अब हमें देखना है कि हम उसके, अब क्योंकि ये फैसला आ गया, एक बड़ा अच्छा फैसला आया है, ये दूसरी प्रोसीडिंग उसमें भी मैं वकील था, ये जो भी जो फैसला आया है इसके अंदर भी उन्होंने एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया कि जितनी इलीगल बिल्डिंग्स हैं वो कराची में उनको सबको ढा दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, और उन्होंने कमर्शलाइजेशन पे भी दे दिया। पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी शहर में हमारे खत्म हो गई कराची में, और ये बड़ा खुश आइंद फैसला है। और इसमें जस्टिस आमिर फारूक का बेहतरीन नोट किया, और जो एडिशनल नोट है जस्टिस अरशद हुसैन का, वो भी पढ़ने वाला है, वो एनवायरमेंटल का लॉ के ऊपर, कि जी तो वो खत्म हो गया। 110 इंडस्ट्रीज हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक होती हैं। तो आप सोचिए कि कितना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जरूरी होती है कंस्ट्रक्शन एक शहर का। तो कराची शहर एक्सपेंडिंग शहर है और बिल्डिंग्स का शहर। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, कोर्ट ने कहीं कोई लाइसेंस नहीं दिया है कि एसबीसी हमारा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है सबसे करप्ट, वन ऑफ द करप्ट डिपार्टमेंट्स है। और देखिए, रिट पिटीशन जो दाखिल की जाती है, एग्जेक्टिव ओवररीच, एग्जेक्टिव फेलियर टू परफॉर्म आईन और कानून के हिसाब से फैसले करना उसके खिलाफ, तो ये कह देना कि जी सिर्फ आपके पास कोई अब चारा नहीं रह गया, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इलीगल नक्शा पास कर दिया एसबीसी ने, तो वो उसके लिए अभी भी दाद रसी के लिए और आपके पास पिटीशन का रास्ता खुला है। कोर्ट ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन कह रहे हैं कि इनकी अथॉरिटी होती है, इनको करना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं करते अपना काम कानून के हिसाब से, तो एक पार्टी जा सकती है अदालत। तो लेकिन ये जो फैसला है, अब हमें देखना है कि इसको कैसे। अच्छा, मुनाल का जो फैसला आपने अभी डिस्कस किया, मुनाल का फैसला अभी बिल्कुल एक पर्सनल जैसे वहां नस्ला को तोड़ा गया अपनी पर्सनल अना के लिए, मुनाल का फैसला पिछले वो सबूतकारी चीज। और चूंकि जुबैर साहब ये कतल कलामी की माफी, और चूंकि आज जस्टिस हसन रिजवी साहब के रिमार्क्स में उन्होंने ये भी कहा कि फैसला पड़ा तो अंदाजा हुआ, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पर्सनल था, उन्होंने कहा कि फैसला पड़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया है। सो इसको क्या एक चार्जशीट समझा जाए साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ?
उसके पास उसके खिलाफ तो इतनी चार्जशीट है कि तो खत्म ही नहीं होगी अगर लिखनी शुरू कर दी जाए। उस तो मुल्क के आइन को तबाह करने में भी उस आदमी का सहूलतकारी चीफ जस्टिस का हाथ था। लेकिन यहाँ तो फिर पर्सनल होकर इन्होंने फैसला किया, जैसे बल्ले के केस में किया। सारे पर्सनल, देखिए कीना नहीं रखना चाहिए। आप इंसाफ कुर्सी बैठे, वो भी चीफ जस्टिस हैं, तो आपको इंसाफ कानून हक, कोई भी पार्टी आपके सामने आ जाए आपको उसका इंसाफ और कानून के, देखिए भाई हो सकता है गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन इसका अजाला क्या है। अब नस्ला टावर के वो लोग, मेरा जो क्लाइंट थे, वो जो ओनर थे, वो मर गए। उनका वो तो जिंदगी चले, वो तो बाकी जो लोग थे उसमें एक खातून का भी इंतकाल हो गया था बेचारी रेजिडेंट का, इस शौक की वजह से उसकी जिंदगी और ओनर की जो नस्ल। लेकिन अभी भी ये वैल्यूबल, बहुत वैल्यूबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उठा के सिंध गवर्नमेंट को दे दी गई। आज उसको बेचा जाए और उन लोगों को उसके पैसे दिए जाए, वो जो बेचारे घर से, क्योंकि देखिए वो ओनर्स बन जाते हैं। जब फ्लैट्स बन जाते हैं तो ओनर जो जिसकी जमीन होती है खत्म हो जाता है, उसकी मैक्सिमम छत पे उसका राइट होता है थोड़ा सा, लेकिन जमीन में तो सब जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका हक हो जाता है। जैसे हम किसी बिल्डिंग में बैठे हैं, जब मेरा ऑफिस है, मैं इसका ओनर हूं, तो मैं जमीन का भी रेलेवेंट हद तक ओनर हो जाता हूं। तो ये अब जमीन अवेलेबल मौजूद है। अच्छा, आप पता है सितम ज़रीफ़ी, उसके पीछे अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है कराची में। आप अगर आए, आप देखिए दसरा के पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। तो ये इनको बेच के उनको कराया। इस तरह मुनाल के, आप देखिए मुनाल को आज जीत तो गए, लेकिन देखिए अभी उनको जमीन नहीं मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, एक तो जो उनके वकील थे उन्होंने कोई बात की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हम आइन और कानून के हिसाब से फैसला करेंगे, आपकी तारीफ करने की हमें जरूरत नहीं है। ये भी मैंने पढ़ा, अभी वो जजमेंट तो आई नहीं है। दूसरी बात है, इतने लोगों की उससे रोजगार मुंसलिक था, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो वापस नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो फेडरल कोर्ट ने ये कहा कि वो ट्रायल कोर्ट में फैसला होगा जाके। तो अभी ये खत्म नहीं है, कल से मुनाल नहीं खुल रहा, या जमीन उनको नहीं मिल रही। क्योंकि आप देखिए इसमें जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड था, उसने इंटरवीनर बनी थी खातून, और वही खातून जो थी उनकी वजह से ये फैसला हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं साबिक चीफ जस्टिस को कोर्ट भी करना चाहूंगी खोकर साहब, क्योंकि इसी मुनाल केस में साबिक चीफ जस्टिस साहब ने करार दिया था कि एक अवामी मकाम पर एक कमर्शियल सरगर्मी रेस्टोरेंट की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो इस बुनियाद पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से तजावुज़ कैसे हो सकता है? एक चीज़ ये है कि बात सीधी सी है कि किसका काम है, ये सीडीए का काम है या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का काम है? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम है? सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इन चीज़ों को ये नहीं कह रही कि हमने आंखें बंद कर ली हैं, या वो चीज़ जो जगह हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी आंखें बंद कर लें। असल इशू ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर जाके वो फैसले कर रही है, या किस जगह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्टिन्यूस मेंटेनेंस मॉनिटरिंग जो है, आपने कहा कि ये एक्शन गलत है, बस खत्म होगी ना बात। उसके बाद आप उसकी मॉनिटरिंग भी करें, आप उसके मुतालिक इम्प्लीमेंटेशन भी करें। और आपने देखा है ना, ये मॉनिटरिंग जो आप देखें कि आपने एक फैसला किया, और मैं ये समझता हूं कि इस तरह के जो बड़े बड़े फैसले थे उन्हीं को एक प्रैक्टिस भी थी कि जो चीफ जस्टिस का बेंच था वो रिव्यू के अंदर खुद नहीं बैठते थे, वो लीव अलोन कर लेते थे कि अगली चीज़ों पे जाया जाए। अभी भी आप ये देखें ना कि जुबैरी साहब आज मेरे साथ इस चीज़ के अंदर मुत्तफिक हैं कि दोनों फैसले जो थे सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ था। तो मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट को सेक्रोस्टैंड करके रख लेना कि ये गलत काम कर ही नहीं सकते, या जो उन्होंने फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है, वो प्रिंसिपल ये। और मैंने जो आपसे कहा कि दुनिया भर के अंदर जो है 5 प्रिंसिपल्स आपके इकट्ठे हैं कि अदालत का काम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है। अदालत का काम ये नहीं है कि पॉलिसी एग्जीक्यूटिव और उसके अंदर जाके करना। दूसरी चीज अलीना इसके साथ जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, मुझे मुतासरीन के लिए रेमेडी के भी हवाले से देखे ना कि आपने 6 साल से बेचारे वो जलील हुए, यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आपकी बंद हो गई। अब आपने उनको एक नए चक्कर के अंदर डाल दिया, अब वो अदालतों के चक्कर के अंदर लगाई। आपने वो काम ही क्यों किया कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है कि आपको वो कॉन्सिक्वेंस देखना पड़े कि जिसके अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं उसको ओवरटर्न करने की नौबत, और इस तरह के बहुत सारे फैसले हैं। और आप भी मानते हैं कि ये साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ, काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ एक चार्जशीट है, उनके रोल पे सवाल आ गया है। बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपका इख्तियारात के अंदर रह के काम करना है तो आप उसके मुताबिक करें। अब ये है कि चूंकि हमारा एक और ट्रेंड भी बन गया था, वो ये था आप देखें और भी मैं आपसे ये बताऊं कि इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके जो है साकिब निसार साहब तक, और उसके बाद जो है बंदयाल साहब तक, या उसके बाद जो और भी जजेस इसके अंदर हैं, क्या वो सारे फैसले जो हैं वो आइन और कानून के अंदर किसी जगह उन्होंने ठीक किया है, किसी जगह उन्होंने ओवर रीच किया है। लेकिन ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल री राइटिंग
या आप जुडिशरी को स्टेट विद इन अ स्टेट का कॉन्सेप्ट दे दें कि मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट या ब्रेकिंग ऑफ गवर्नमेंट जो है या एग्जीक्यूटिव का जो रोल है उसे आप ओवरटर्न करके तो अपने आप को उसको अडॉप्ट कर लें। मेरा ख्याल है कि ये अदालतों का मुनासिब नहीं। और जिस तरह आर्टिकल 189 के अंदर आया है, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी बाइंडिंग है और ये जजमेंट पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर भी है। हाई कोर्ट्स भी जो है वो ये नहीं है कि रिट के अंदर जाके जो है आप ऑफिसर्स जो हैं या आप जो लोग हैं उनके राइट्स की बजाय जो है आप कोई एक ही और रिटर्न कर लें। और मैं आपको कई ऐसी एग्जांपल्स देता हूं जो डेली हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी आ गई है कि आप प्लीडिंग से बाहर नहीं जा सकते, आप सुओ मोटो नहीं ले सकते और आप प्रेयर से बाहर नहीं। तो एक हेल्दी एक्सरसाइज है, हमें इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए और अदालतों को जो है फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हुए अपने इख्तियारात कानून और आइन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जुबैरी साहब क्विकली मुझे आपसे ये जानना है कि अब ये इन दोनों इमारतों के जो मुतासरीन हैं उनके पास क्या रेमेडी है, वो किसके पास जाकर अपना एक जो माली मुआवजा है वो डिमांड करें? देखिए, नस्ला टावर के जो लोग हो गए उनके तो देखिए हम अभी रिव्यू कर रहे हैं इसको कि किस तरह से हम ये या तो सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट जाके कोई एप्लीकेशन दे, क्योंकि हमारा रिव्यू एक कानून ये होता है सेकंड रिव्यू लाई नहीं करता। तो लेकिन हम अगर जैसे अभी खोकर साहब ने फरमाया कि एहसान भाई ने कि ये इसमें कोई एप्लीकेशन थी, आई थॉट कि मुनाल का ये रिव्यू था जो आज चला है। हो सकता है अगर इसमें कोई दूसरे तो हम उसको भी रिव्यू करके फिर देखते हैं कि उसमें गवर्नमेंट के पास की जमीन दे दी गई है तो गवर्नमेंट से इनके जो मालकान यानी जो 43 लोग हैं, 43 खानदान है, उनको मिलनी चाहिए फौरन और फिर वो डिसाइड करें अपना फैसला कि इसको बेचें या क्या करें। क्योंकि आज इनका जुबैरी साहब का तो केस इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि जिन दो ऑर्डर्स की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गिराया या उसके बाद जो है उस रिव्यू को डिसमिस किया, जब वो स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा है कि वो दोनों ऑर्डर जो 18-19 के गलत थे, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर स्टैंड नहीं कर सकता एंड दे हैव अ राइट टू कम टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कि जनाब ये है कि टेक्निकली अदालत ने जो है वो रिव्यू की तरफ नहीं गई लेकिन स्ट्रक्चर जो है उस पे उन्होंने कर दिया। दे हैव अ राइट टू गो देयर एंड कैन गेट अ रिलीफ। एहसान भाई, मैं आपकी करेक्शन कर दूं जरा आपकी इजाजत से अदब के साथ। वो दो ऑर्डर जिनका जिक्र है ये फेडरल कोर्ट के, वो 815 में है। हमारे केस में नस्ला टावर के केस में नहीं है वो दोनों ऑर्डर्स। नहीं सर, आपके केस में नहीं है लेकिन उस केस की बुनियाद के अंदर नस्ला टावर को ड्रैग किया गया था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पे नहीं हुआ था सर। यही मिसकंसेप्शन आ रहा है, लोगों ने पढ़े नहीं है बॉर्डर। असल में वो बॉर्डर से नस्ला टावर का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो प्रिंसिपल सेट कर दिया फेडरल कोर्ट पे, अब हम रिव्यू कर रहे हैं कि वो किस तरह से नस्ला टावर के ऊपर या उनके लोगों को उसके जो उनके साथ ज्यादती उसका अजाला किया जा सके। जिस तरह मुनाल वाले हैं, अब देखिए उनको आज उनका होल्ड कर लिया कि गलत ऑर्डर है, लेकिन उनको वो फेडरल कोर्ट ने कहा कि जी उनके जो केसेस पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट में, वहां जाके अपने राइट्स एस्टेब्लिश करें। तो मुनाल वालों को जगह नहीं मिल रही आज के ऑर्डर से, तो अब वो उनका रिव्यू करने की जरूरत है। मैं जो देखना चाह रहा हूं कि मुनाल में रिव्यू सेकंड रिव्यू तो नहीं था या क्या रिव्यू था, तो फिर हमारा नहीं। अभी हमें देखना है किस तरह से नस्ला टावर वाले लोग फायदा उठा सकते हैं इसका कि जुडिशियल ओवररीच थी, गलत फैसला था, तो वो हम उसको हम रिव्यू करेंगे उस तरह से। लेकिन वो जो दो ऑर्डर्स आप जिक्र कर रहे हैं वो नस्ला टावर मैं सर एक लाइन, वो ये है कि जिस 2015 का केस कर रहे हैं उसके नीचे जो ऑर्डर किए गए थे पूरे कराची से रिलेटेड किए गए, उस रेशो की बुनियाद के ऊपर जो ऑर्डर अगले दो आए थे उसका उससे एडवांटेज लिया जा सकता है। राइट, बिल्कुल। राइट जुबैर साहब, अब मैं ब्रीफली एंड आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप क्योंकि वक्त जो है वो बड़े तेजी से गुजर गया है। जुबैर साहब मुझे बताइएगा कि जस्टिस रिटायर्ड अतहर मिनल्लाह साहब ने जो आर्टिकल लिखा, जो कॉलम उन्होंने लिखा है, उसमें वो सवाल ही उनके कॉलम का टाइटल है व्हाई देयर इज नो लॉयर्स मूवमेंट इन पाकिस्तान टुडे, लेकिन साथ ही वो सियासतदानों पर भी ये जिम्मेदारी उन्होंने कहा है कि ये आयद होती है सबसे ज्यादा कि वो आइन का दिफा जो है ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है। जुबैर साहब, क्यों नहीं कोई वुकला तहरीक हमें नजर आ रही है? देखिए, वुकला तहरीक मैंने आपसे कई प्रोग्राम करे जिसमें आपने पूछा, देखिए वुकला तहरीक है लेकिन असल में वुकला डिवाइडेड है। एक है एस्टेब्लिशमेंट वाले वुकला, वो कंट्रोल में है हमारी बार काउंसिल्स के और पाकिस्तान बार काउंसिल के, तो वो वहां से वो उस तरह से वो जो सपोर्ट जो पहले बुकला ये मुतहद थे वो नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात है बुकला तहरीक जो चली थी उसमें सियासी जमातों का बड़ा हिस्सा था, आपको याद होगा लोगों ने मार्च किया वकीलों के साथ जब कुछ मुड़े। इस दफा वो जो सारी फॉर्म 47 की हुकूमत आई हुई वो सब उनके साथ मिले हुए हैं, तो वो जो सरकारी टोला है बुकला का और ये जो पॉलिटिशियंस है वो एक तरफ हो गए, एक जमात है वो दीवार से लगा दी गई है। उसका जो हाल है उनके हमारे आज वो जमात भी यकीनी तौर पर बड़े सवालात रेज हो रहे हैं कि शायद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से अगर फैसले ओवरटर्न होने का सिलसिला एक हवा चल पड़ी है तो क्या पता उनका जो निशान छीना गया था। नैब केस के अंदर जो है
वो फोरम कॉन्स्टिट्यूशनल था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, तो राइट फोरम जो है वो मेरा federal ख्याल है उनके constitution लॉयर्स को, देखिए, लॉयर्स लेकिन फोरम को देखिए- एडवाइस तो करें जी, ना, जी, आप जी। जाएं तो सही जी बात जुबैर है। साहब, लेकिन देखिए, वो आज यही पॉइंट कोर्ट ने, जस्टिस मजहर की बेंच ने उठा दिया है कि क्या उनकी ज्यूरिसडिक्शन है नहीं। अब लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। हो सकता है वो मुड़ के कहते हैं ठीक। कि नहीं, आप फेडरल कोर्ट जाएं, लेकिन अब क्योंकि मैटर सब जुडिस है, जी। अब कोर्ट ने यही पॉइंट रेज कर दिया जो खोकर साहब कह रहे हैं, तो आप इंतजार कर लेंगे वो क्या कहते हैं। राइट कोकर साहब, और लॉयर्स मूवमेंट में आप अग्री करते हैं कि एक डिवीजन नजर आती है लीगल generally- फ्रेटर्निटी में, generally- एटलीस्ट इस पॉइंट में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने तो इकट्ठे कर दिया आप जनरली लोगों है कि जहां पे ऊपर प्रोसीजरल फोरम एपलेट चेंज किया जाता है उसका इतलाक इंस्टेंट होता है और उसके लिए किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं। अब दूसरा ये है, मेरा ख्याल है आपको इस पे एक लंबा प्रोग्राम करना बिल्कुल। चाहिए कि क्यों सेकंड मूवमेंट नहीं है। नंबर एक ये है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट जुबैरी साहब जो है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो लॉयर्स एक फैसला करती है, अगर मेजॉरिटी को फैसला करे तो उसको एस्टैब्लिशमेंट के साथ कनेक्ट करना जो है वो मुनासिब नहीं है। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान का मेजॉरिटी लॉयर्स जो है वो इस बुनियाद के ऊपर नहीं आ रहा। एक चीज, दूसरा ये है कि लॉयर्स मूवमेंट के अंदर 5 ऑब्जेक्टिव्स है। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, हमारी अदलिया जो है इस मुल्क के अंदर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करे, मेरिट्स के ऊपर अपॉइंटमेंट्स की जाएं, और फाइनली ये है कि जो भी मामलात हैं उसको आइन और कानून के नीचे हल किया जाए। अब ये वो चीज़ें हैं जो बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है कि क्या 15-16 साल जिस लॉयर्स मूवमेंट के अंदर गए उसके अंदर जुडिशरी का इंडेक्स ऊपर गया या नीचे गया, क्या उसके अंदर लोगों को इंसाफ मिला, क्या जो जजेस निकाले गए वो लॉ और कानून के मुताबिक थे, 115 जजेस निकाले गए, या इस दौरान 15-16 साल जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो मेरिट पे हुई हैं, क्या वो फैसले जो थे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बजाय जो थे जुडिशियल सुप्रीमेसी पे गए, तो क्या एज ए स्टूडेंट लॉ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। तो सिर्फ पिक्चर की एक साइड जो है मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। और जिस आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं डेफिनेटली जुबैरी साहब उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर एक पिक्चर का साइट है, और जब एक पिक्चर की साइड जो है उससे रिफ्लेक्शन रिजल्ट्स की नहीं आती तो मेरा ख्याल है कि दूसरी साइड्स का मौकफ जो है वो मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर कहना कि मुनासिब नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो ठीक नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच खोकर साहब, जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे एक यहीं पर ही ब्रेक शामिल, और नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। मुल्क में माहिरीन माहौलियात मुरगिला हिल्स नेशनल पार्क में कायम कमर्शियल तामीरात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आईनी अदालत की जानिब से कलअदम करार दिए जाने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। क्या आज के अदालती फैसले ने दारुल हुकूमत में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा, गुफ्तगू के आगाज़ में ही मैं आपकी ट्वीट का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी जहाँ पर आपने इसे एक इंतहाई तशवीशनाक एक सूरत हाल करार दिया कि जो आज का ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फैसला जो सामने आया है जिसमें ओवरटर्न कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मुनाल रेस्टोरेंट की डिमोलिशन के हवाले से, और आपने बड़े सवालात रेस किए हैं। आपने ये भी नुक्ता रेस किया कि हम दुनिया भर में मौसमियाती इंसाफ, क्लाइमेट फाइनेंस और पाकिस्तान की मौसमियाती कमजोरियों को तस्लीम करने का मुतालबा करते हैं, और दूसरी तरफ हम इस किस्म की जो कमर्शियल तामीरात है हम उसकी इजाज़त देते हैं। सो एज एन एनवायरमेंटलिस्ट हाउ डू यू लुक एट दिस डिसीजन? देखिए, पहली बात तो ये कि जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क है, ये जो लफ्ज नेशनल पार्क है, हमें इसकी डेफिनेशन समझने की जरूरत है। जहाँ पे मतलब होता है कि वहाँ जो हयातियाती तनों है, वहाँ के जंगलात हैं, वो आने वाली नस्लों के लिए वो एक वहाँ क्लाइमेट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उस एरिया के लिए, वहाँ के क्लाइमेट के लिए बहुत मैटर करता है। वहाँ पे डिपेंडेंट है लोग जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, और ये साल से ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। नदियां बहती हैं, वहाँ के चरण परिंद। अब ऐसे नेशनल पार्क में एक लिमिटेड लेवल पे कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अलाउड होती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि आप उस पार्क की देखभाल कर सकें या कंजर्वेशन कर सकें। अर्बन डेवलपमेंट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो किसी भी तरह उस पार्क को डैमेज करे या वेस्ट का प्रॉब्लम वहां क्रिएट करे, वो अलाउड नहीं हो सकती। इसीलिए मुनाल के हवाले से रिट पिटिशन हुई थी कि वहां पोल्यूशन का इश्यू बढ़ा था, और वहां पे जो है और बहुत मसाइल पैदा होना शुरू हो गए थे जो उस पार्क की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे थे। और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है मार्गला हिल्स नेशनल पार्क, और कैपिटल इस्लामाबाद की खूबसूरती की बुनियादी वजह है।
और यहाँ के क्लाइमेट के लिए भी। तो जब उसको खत्म किया गया तो अभी वहां पे अगर आप खुद भी विजिट करें, वहां बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिकवर होना शुरू हो गई। वहां पे वो नेचुरल उसके जो हर्ब्स और ये जड़ी बूटियां वो सब उगना शुरू हो गई और वो सब हो रहा था। मुझे नहीं समझ आती कि जब हमने नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना लैंडमार्क डिसीजन दिया, फिर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी या कोई भी और अथॉरिटी इसको अपील करने के लिए क्यों गई? हम क्यों अभी भी बहस कर रहे हैं जब हमारा हीट इंडेक्स 51 पे पहुंच गया, सैलाब आम हो गए, क्लाउड बर्स्ट आम हो गया कैपिटल में, कि हम जंगलात की कटाई को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हम नेशनल पार्क की इंक्रोचमेंट नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और फिर हम दुनिया के सामने जाके कह रहे हैं कि हम क्लाइमेट वल्नरेबल है, हमारी सपोर्ट करें। तो ये तो दुनिया के सामने मजाक बनने वाली बात है कि दुनिया हमें क्या सपोर्ट करेगी जब हम अपने ही मुल्क के अंदर इस किस्म की इंक्रोचमेंट को अलाउ कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहबा, इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रही हैं? क्योंकि अब डिसीजन के बाद मुल्क में ये बात हो रही है कि ये दोबारा से एक स्ट्रक्चर ये वहां पर खड़ा होने जा रहा है, दोबारा से मोनाल रीबिल्ड होगा। एंड एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आप कितना समझ रही है कि इसके संगीन कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क्स हैं। बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ जंगलात की वजह से, कुछ स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी की वजह से पाकिस्तान के जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, जो हमारी कमिटमेंट होती है इंटरनेशनली क्लाइमेट चेंज बढ़ाने के लिए, उसमें हमने लिखा है और खुद कमिट किया है कि हम मजीद नेशनल पार्क्स को बढ़ाएंगे। अभी कुछ अर्सा पहले भी बात हो रही थी कि मरीन नेशनल पार्क्स को जो है हम प्रोटेक्ट करेंगे जो बलोचिस्तान में है, और इस तरह से। तो जब हम कमिटमेंट कर रहे हैं, अगर ऐसा प्रेसिडेंस हम सेट कर देते हैं कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क विद इन योर कैपिटल, आपके दारुल खिलाफे में हम इजाजत दे देते हैं, इसका मतलब है पूरे मुल्क में किसी भी नेशनल पार्क में कंस्ट्रक्शन और इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आम बात हो जाएगी। यानी कि फिर पाकिस्तान का क्लाइमेट एक्शन तो हो जाएगा जीरो या नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर हम ये बात करें फ्लड्स, हीट वेव्स, और इसका कोई मामला नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट की वैसे ही कोई पॉलिसी नहीं है, और इस तरह करके हम जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उनको भी अलाउ कर रहे हैं कि वो गंद वहां पे मचता रहे। फिर हम कम्युनिटीज की रिजिलियंस इससे अफेक्ट कर देते हैं। कितने नेशनल पार्क है जहां पे जंगलात पे वहां कम्युनिटीज डिपेंड करती हैं वहां के रिसोर्सेज के लिए, इकोनॉमिक्स होती है, ये भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो हम लोग फिर जो कहते हैं ना कि हमने इन्वायरमेंट को, माहौलियात को, क्लाइमेट को डेवलपमेंट की तरजीह बनाया हुआ है, हमने बजट टैग किया है, तो दिस इज मेयर कॉन्ट्राडिक्शन। ये फिर हम अपनी कही हुई बातों से ही पलट रहे हैं और इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा हैं। इस्लामाबाद ऑलरेडी मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, हीट इंडेक्स 51 पे पहुंचा है। तो अगर पब्लिक हेल्थ के लिए आपने दरख्त तो काट दिए, तो अब पब्लिक हेल्थ किधर गई? जब आप मार्गला इस जहां जंगलात में आग लगना आम हो गया हीट वेव की वजह से, वहां आप अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक हेल्थ मैटर नहीं करती आपके और लिए? बुनियादी आपका जो एक स्टांस होता है कि एक प्लांटेशन ड्राइव जो है वो हुकूमत हमें नजर आता है कहती और करती हुई कि उनकी तरजीहात में से एक है, तो उसको भी वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और आपके ख्याल में आखिरी सवाल कि ये आलमी सतह पर हमारा केस किस हद तक कमजोर कर देता है? लेकिन फिर तो आप जितनी मर्जी प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, वो तो फिर आई वॉश है। आप लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है जब एक नेशनल पार्क को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सके और आप अपीलों में जा रहे हैं कि नहीं हमें इजाजत दें, ये तो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो फिर आपकी हर किस्म की कैंपेन इट्स अ फार्स, आई एम सॉरी टू से। जहां तक इंटरनेशनल केस है, हम मुसलसल एक क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री हैं और फाइनेंस बहुत बड़ा मसला है, कर्जे में डूबा हुआ मुल्क है। इंटरनेशनली अब अगर पाकिस्तान जाके अपना केस लड़े भी, तो कल को कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, आप अपने मुल्क में ये सब चीजें अलाउ कर रहे हैं तो हम आपको फाइनेंस क्यों करें? पहले अपना घर ठीक करें। तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन आवर क्रेडिबिलिटी एज वेल कि हम क्लाइमेट का केस अब किस बुनियाद पे रेस करें, जब हमारे मुल्क की इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इतनी खोखली हो चुकी है। जहां हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पे 3 पिलर्स होते हैं, इकोनॉमी, सोशल एंड एनवायरमेंट। हम 2 को याद रख रहे हैं, सोशल एनवायरमेंट को शायद, इकोनॉमी को शायद, लेकिन एनवायरमेंट टोटली निग्लेक्ट कर दें तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होती, वो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।